नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे। इसमें देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंटर आयनिक अट्रैक्शंस सॉल्यूट सॉल्यूट solvent solute and solvent solvent types decrease and also the viscous force decrease, the ions move more freely। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो गया, जैसे कि पानी हो गया और पानी के अंदर आपने नमक मिला दिया या पानी के अंदर आपने कॉपर सल्फेट मिला दिया तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया हो, तो हम ये बोलते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस होती हैं, मतलब सॉल्यूट को होल्ड करके रखे या सॉल्यूट सॉल्वेंट को होल्ड करके रखे या सॉल्वेंट को ही होल्ड करके रखे, वो जो फोर्सेस हैं होल्ड करके रखने की वो धीरे धीरे ना वीक होने लगती हैं। और जब वो फोर्सेस वीक होने लगती हैं तो जो आयंस हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को पकड़ कर नहीं बैठे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं। तो जब वो ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी जब आयंस ज़्यादा तेज़ी से फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, कब बढ़ती है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को मैं बता देता हूँ भाई, ये प्रिंट आउट आ गया है इसका, ये ऐसे स्पाइरल करवा दिया है, तो ये इस तरीके से सारे नोट्स हैं इसके अंदर। अभी ऑनलाइन तो अभी कैमरा के थ्रू तो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो सभी के रखे मैं यहाँ पर, मेरे पास कोई प्रिंट आउट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अब पेज नंबर सर ऑफलाइन आए कोई? ऑफलाइन हाँ 2 बच्चे हैं। अच्छा ओके सर। हाँ चलिए, अब पेज नंबर 31 पर ही बिल्कुल नीचे देखिएगा, इसमें है वाई अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स। जो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंसेस होते हैं वो बनाने के लिए हम कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन जो अलॉयज हैं उनका हम यूज़ क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। पेज नंबर 32 पर आ जाइए, इसके 4 रीजंस दे रखे हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला रीज़न है दीज अलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी। इन अलॉयज की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो रेसिस्टेंस बनाने के लिए हमको कोई तो चीज़ चाहिए जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेसिस्टर का काम ही ये होता है करंट को होल्ड करके रखने का। अच्छा, तो क्योंकि इन अलॉयज की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए रेसिस्टेंस बनाने में यूज़ करते हैं, पहला। सेकेंड है दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर कम होगा तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी बहुत कम होगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा, ठीक है। तो आप ये देखा था आपने कि रेसिस्टेंस अल्फा पर भी डिपेंड करता है, कैसे आर टी इज इक्वल टू क्या था, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो अल्फा जितना छोटा होगा रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी, मतलब रेसिस्टेंस पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला रीज़न क्या हो गया कि उनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है अलॉयज की। दूसरा रीज़न क्या हो गया कि उनकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक एयर मॉइस्चर एटसेट्रा। कितनी भी हवा चलने लगे, कितना भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में, उनकी परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अलॉयज की परफॉर्मेंस पर। तो इसका मतलब क्या है कि उनको यूज़ करा जा सकता है, वो सेंसिटिव नहीं होते। पता चला एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो उनकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ने लगा, वो उतना रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा रहे जितना उनको कराना चाहिए था। तो इसलिए एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और फोर्थ है देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल। देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल। तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉपर के साथ जुड़ते हैं तो उनका खुद का भी कुछ पोटेंशियल हो जाता है। अब ये कॉपर की बात क्यों कर रहे हैं, कॉपर की बात इस वजह से करी जा रही है कि रेजिस्टेंस कहीं पर भी किसी भी सर्किट में अगर लगाया जाएगा तो सर्किट में जो हम वायर प्रोवाइड करते हैं वो कॉपर का ही प्रोवाइड करते हैं। अच्छा कंडक्टर होता है तो हम कॉपर का प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड और सिल्वर का क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के बाद थोड़ा सा चीपर जो हमको पॉकेट फ्रेंडली लगता है वो कॉपर ही लगता है, जो अच्छा कंडक्शन भी करता है। तो वो कॉपर के साथ में कोई कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डेवलप नहीं करते, इस वजह से उनको यूज़ करा जाता है। तो 4 रीज़न। पहला रीज़न क्या है, उनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है। दूसरा रीज़न क्या है कि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है।
तीसरा रीज़न क्या है कि वो एयर मॉइस्चर इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा रीज़न क्या है कि उनका कॉपर के साथ जुड़कर कोई कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। तो ये 4 रीजंस हैं। उसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 32 पर जो है 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम कर चुके हैं। पेज नंबर 33 के भी ऊपर वाले पोर्शन में न्यूमेरिकल है। अगला हमारा टॉपिक है ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स, और ये भी ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक है कि इसमें आपको ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझते जाइए। और जो मैंने ग्राफ्स दे रखे हैं वो ग्राफ्स जरूर याद करते हैं, ठीक है ना। थ्योरेटिकल टॉपिक जहाँ पर भी होता है वहाँ पर टीचर रेफर करता है कि वो ग्राफ अगर वो देखेगा तो वो फटाफट नंबर देता हुआ आगे बढ़ जाएगा। वो इंटरेस्टेड नहीं होते टीचर्स के हम पूरी की पूरी थ्योरी बैठ कर पढ़ें। तो देखिए ओमिक कंडक्टर्स क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उसको हम नॉन ओमिक बोल देते हैं। तो देखिएगा द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। सेकंड पॉइंट है फॉर दीज कंडक्टर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होल्ड्स गुड। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का मतलब क्या है, करंट अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, मतलब जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगला पॉइंट देखिएगा द रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट आई थ्रू द कंडक्टर। रेसिस्टेंस का करंट आई से कोई लेना देना नहीं होता। रेसिस्टेंस और वोल्टेज का एक दूसरे से, देखिए ऐसा होता है, ग्राफ बना लो यहाँ पर। और ये हम बना रहे हैं प्योर मेटल का ग्राफ। तो प्योर मेटल के केस में ये करंट है पॉजिटिव करंट, ये है नेगेटिव करंट, ये है पॉजिटिव वोल्टेज और ये है नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। तो रिलेशनशिप लीनियर होती है कि आपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो आपको करंट इतना मिल गया, ठीक है, मान लो 2 एम्पियर। और यहाँ पर आपने 1 वोल्ट था, फिर आपने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया 2 वोल्ट, तो ये बढ़कर कितना हो गया, ये हो गया 4 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 4 हो गया, 3 है तो 6 हो गया। तो आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर में ये लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। दस द अब 1 2 3 फोर्थ पॉइंट है ओमिक कंडक्टर्स में, फोर्थ पॉइंट। Thus the VI graph for ohmic conductors is a straight line passing through the origin. It is a straight line passing through the origin. अगला देखें, a metallic conductor for small currents and the electrolyte like copper sulfate solution with copper electrodes are ohmic conductors as shown. तो अगला जो है वो ये दिया है कि सिर्फ मेटल्स ही नहीं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जिनमें अच्छे खासे आयंस बन जाते हैं हमको, वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं वो भी ओमिक कंडक्टर से होते हैं बिकॉज दे फॉलो ओम्स लॉ। बस इतना है कि इसमें लीनियर रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, एंगल 45 डिग्री का था। यहाँ लीनियर रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा तो सही, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम मेटल ही यूज़ करते हैं, घरों में वायरिंग के लिए मेटल ही यूज़ करते हैं। सर अगर मेटल यूज होता तो ग्राफ ऐसे बनता ना, हाँ। इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा बनेगा, थोड़ा सा स्लोप कम नहीं सर, होगा। मेटल यूज़ यूज करेंगे तो ऐसा सर इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे कॉपर यूज करना। नहीं, आप समझे नहीं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं उसके थ्रू करंट फ्लो करवाऊंगा ना तो वो उतना अच्छे से फ्लो नहीं करेगा जितना इस केस में, मेटल के केस में करेगा, सॉलिड के केस में जितना करेगा। समझ गए, बस ये बताना चाह रहा था। हाँ जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, अभिनव, भूमिका, दिया, कनिष्क। Yes sir. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम। पेज नंबर 34 पर आ जाइए, बिल्कुल आसान, इसका जस्ट उल्टा नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक में क्या है, द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। वाला ग्राफ है ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए और जो दूसरा वाला है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यस, ये वाला तो हो गया मेटल के लिए, जो वाला तो मेटल के लिए है, कॉपर मेटल, मैंने उधर लिखा हुआ भी है प्योर मेटल, और ये वाला हो गया इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके सर। तो
इलेक्ट्रोलाइट का स्लोप थोड़ा सा कम होता है, इसका स्लोप बहुत शार्प होता है, इसका स्लोप थोड़ा सा कम होता है। चलिए उसके बाद देखेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स, पेज नंबर 34 पर आ जाइए टॉप पर। नॉन ओमिक कंडक्टर्स में है द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट, द रेसिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर्स इज नॉट कांस्टेंट इवन एट अ गिवन टेम्परेचर, रादर इट इज करंट डिपेंडेंट। इनका रेसिस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता, कभी भी घट बढ़ सकता है। अभी ग्राफ के थ्रू समझेंगे इसको अच्छे से। अब देखिएगा नॉन ओमिक सिचुएशंस मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। नॉन ओमिक सिचुएशंस किस किस तरीके की हो सकती है। ओमिक कंडक्टर में क्या है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये होगा नॉन ओमिक सिचुएशन। फर्स्ट है द स्ट्रेट लाइन वी आई, द स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। अगर स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा तो भी मैं बोल दूंगा वो नॉन ओमिक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वी आई रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि मतलब अभी ऐसे बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है कि पहले 1 था तो 1 2 ज़ा 2, 2 था तो 2 2 ज़ा 4, 3 था तो 3 2 ज़ा 6। पता चला अचानक से तेज़ी से बढ़ गया या अचानक तेज़ी से घट गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन लीनियर है। वो लीनियर नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई कभी भी, अचानक से तेज़ी से बढ़ गया, अचानक से तेज़ी से घट गया, ऐसा। और थर्ड है वी आई रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी। वी आई रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी मतलब अगर मान लो यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट आ रहा है, अगर 3 वोल्ट आ रहा है तो 3 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली तो मेरे को मिल रहा है 6 एम्पियर। और अगर हमने यहाँ पर करा -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -3 पर ही मैं मान लो मेरे को मिलने लगे 50 एम्पियर, -50 एम्पियर, तो मैं ये कहूँगा यार ये लीनियर कहाँ से हो गया, ये ओमिक तो नहीं है ना भाई। जब 3 पर 6 दे रहा था तो -3 पर -6 दो, बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप का मतलब बिल्कुल वही मैथमेटिकल रिलेशनशिप कि 2 2 ज़ा 4 ही होगा, समझ गए। तो एक ये चीज़ है कि पॉजिटिव साइड में तो तुम सीधे सीधे चल रहे हो, नेगेटिव साइड में तुमने उल्टा सीधा कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर रिलेशनशिप। फोर्थ है वी आई रिलेशनशिप इज़ नॉट यूनिक। वी आई रिलेशनशिप इज़ नॉट यूनिक का मतलब क्या है कि मैंने क्या करा, मैंने सर्किट की वोल्टेज बढ़ाकर 3 वोल्ट कर दी, तो 3 वोल्ट पर मुझे 6 एम्पियर मिल रहा है करंट, फिर मैंने कम कर दिया, फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर बढ़ा दिया, फिर देखा तो 3 वोल्ट पर 6 एम्पियर मिल रहा है, फिर मैंने कम कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने बढ़ाया, अब मैं देख रहा हूँ यार अब 3 वोल्ट पर मुझे 10 एम्पियर मिल रहा है। तो ये क्या तरीका है कि आपका जो रिजल्ट है वो यूनिक नहीं आ रहा, कभी कुछ कभी कुछ। पहले मैंने 3 वोल्ट देखा था तो आप 6 एम्पियर दे रहे थे, अब मैंने 3 वोल्ट दिया तो आप 10 एम्पियर दे रहे हो, तो भाई टिक जाओ एक जगह। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप का ही एक एग्जाम्पल है, नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, अब ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं लाइन से, और ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कोई 2 एग्जाम्पल बता दीजिए, कोई 2 एग्जाम्पल, फिर भी आपके 3-4 याद कर लेना ग्राफ के साथ। तो पहला देखो मेटालिक कंडक्टर। फॉर स्मॉल करंट्स अ मेटालिक कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ एंड इट्स वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन लार्ज करंट्स आर पास्ड थ्रू द सेम कंडक्टर इट गेट्स हीटेड अप एंड इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेस एज शोन। तो आप ये देखें कि कोई मेटल ऐसा होता है, हम कॉपर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉपर तमीज़ से ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम ज़्यादातर कॉपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल देखोगे, अ कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू दिस, अ कॉपर हीटिंग एलिमेंट इज कनेक्टेड टू दिस, कॉपर हर जगह मिलेगा। कहीं पर ये तो नहीं होगा सिल्वर वायर है, गोल्ड वायर है, या सोडियम का वायर है, या आयरन का वायर है। आयरन का वायर पता चला आज है, 4 दिन बाद जंग लग के आयरन का वायर ही टूट गया, ठीक है। तो आयरन का वायर इस वजह से यूज़ नहीं किया जाता, तो कॉपर ही हर जगह यूज़ करा जाता है। लेकिन बाकी के मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं, बड़े अजीब तरीके से बिहेव करेंगे कि जब वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तब तो सीधे सीधे चलेंगे, और वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे जैसे ही बढ़ती गई अचानक से ऐसे मुड़ जाएंगे, जाना तो चाहिए था सीधा, अचानक से ऐसे मुड़ गए, तो दिस इज देयर नॉन ओमिक बिहेवियर। सर इसका रीजन क्या है? इसका रीज़न है
कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने लगती है तो वोल्टेज ज़्यादा बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाता है तो करंट तेज़ी से फ्लो करता है। ठीक है, तो ये करंट है जो एकदम तेज़ी से बढ़ गया, ये क्या है, ये आई है। हाँ, सुपर कंडक्टर की तरह आऊँगा अभी, वो भी टॉपिक है, पढ़ रखा है। अच्छा, चलिए, तो ये नॉन ओमिक बिहेवियर हो गया। उसके बाद देखिए ये पेज नंबर 34 पर ही बेटा ग्राफ बना भी रखा है, इधर नोट्स में देखिएगा 34 पर बिल्कुल नीचे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो तो आगे चलो। चारों बच्चे बताएं ऑनलाइन वाले। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 35 पर ऊपर देखिए, सेकंड एग्जांपल है वाटर वोल्टामीटर। वाटर वोल्टामीटर अब देखेंगे ये वाटर वोल्टामीटर क्या है, और ये मैंने 4 एग्जांपल क्यों लिए। आप देखिए नॉन ओमिक कंडक्टर की 4 अलग अलग सिचुएशन हमने डिस्कस करी थी, 4 अलग अलग सिचुएशन। तो उन्हीं 4 सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने वाले ये 4 एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल आप देखेंगे मेटालिक कंडक्टर का, और आप पेज 34 पर फर्स्ट पॉइंट देखें, द स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला सेकंड एग्जांपल है, ये वाला सेकंड एग्जांपल है। और जो सेकंड है वो दे रखा है वी आई रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर, तो ये मेटालिक कंडक्टर वाला है, ये मेटालिक कंडक्टर वाला है। तो अब जरा देखें वाटर वोल्टामीटर पेज 35 पर। हियर अ बैक EMF is set up due to the liberation of hydrogen at the cathode and oxygen at the anode। वाटर वोल्टामीटर का मतलब क्या है भाई? वाटर वोल्टामीटर का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो वाटर को, आपने कोशिश करी कि आप पानी के थ्रू कंडक्शन करा रहे हो, पानी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो। जरा देखते हैं, वाटर वोल्टामीटर क्या काम करेगा यहाँ पर देखिएगा। आपने क्या करा, एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर पानी भर दिया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर टच कर दिया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर टच कर दिया, इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, भाई ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, समझ रहे हैं? अब क्या होगा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है तो H प्लस आयन कहाँ जाएंगे? नेगेटिव के पास। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है O2 माइनस आयन वो कहाँ जाएंगे? इस पॉजिटिव के पास। तो पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोल देते हैं? एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोल देते हैं? कैथोड। अब आ जाओ, वही चीज़ लिखवा रखी है, देखिएगा। हियर अ बैक EMF इज सेट अप ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। ठीक है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन तो कैथोड पर इकट्ठा हो गया, ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास चला गया, और ऑक्सीजन है O2 माइनस, ऑक्सीजन O2 माइनस ये चला गया एनोड के पास। ठीक है, वाटर है तो वाटर टूटा, तो वाटर का O2 माइनस ऑक्सीजन आयन गया एनोड के पास, और H प्लस आयन गया कैथोड के पास। तो भाई अब क्या होगा, आप ये देखिएगा कि ये पॉजिटिव इसके साथ चिपक गया, ये नेगेटिव इसके साथ चिपक गया। अब ये पॉजिटिव आयन धीरे धीरे टूट कर सारे इस नेगेटिव के साथ चिपक जाएंगे, यानी कि कैथोड के साथ, और ये नेगेटिव टूट कर सारे इस पॉजिटिव के साथ चिपक जाएंगे। अब होगा क्या कि ये बैक EMF प्रोड्यूस करेगा। बैक EMF का मतलब क्या है कि EMF जो थी हमारी, यानी कि जो वोल्टेज ये प्रोवाइड कर रही थी बैटरी, ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में वोल्टेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। उल्टी डायरेक्शन में कैसे? ये नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव टर्मिनल जब यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा कि ये पॉजिटिव बन गया, तो दिस पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव। मतलब ये इस पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव बना देगा। इतना ज़्यादा पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, इधर इतना ज़्यादा नेगेटिव इकट्ठा हो गया कि वो इस पॉजिटिव को तो वो क्या करेगा, वो इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा। पॉजिटिव को नेगेटिव जैसे उसने बनाया तो क्या हो गया भाई, EMF जो है यानी कि वोल्टेज जो है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड बैक EMF। समझ गए? ठीक है,
ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, मेरी बात समझ में आ गई सबको? सर एक बार फिर से समझा फिर से दीजिए समझाता हूँ, बेहद आसान है। देखिए, हमने ये कहा कि हमने बाहर से एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी, कोई भी ड्यूरासेल एवररेडी कोई भी बैटरी लाकर कनेक्ट कर दी, तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस, ये क्या है ना, ये जो एक मैंने इलेक्ट्रोड जिसको मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये कॉपर की रॉड है छोटी सी, ये भी दूसरी कॉपर की रॉड है, ठीक है। हमने इसको क्या करा, हमने इसको पानी में डिप कर दिया। अब पानी जो है, जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस टूटने लगे। तो हाइड्रोजन आयंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव, तो H प्लस तो चला जाएगा इस कैथोड पर, इकट्ठा होगा नेगेटिव पर, और O2 माइनस भाई हाइट वाटर है, तो वाटर में क्या टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा एनोड पर। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा टूट टूट कर वाटर में से कि ये इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है, ये इस पर इतना इकट्ठा हो जाएगा कि ये इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, इतना ज़्यादा ये इकट्ठा हो जाएगा, मेजॉरिटी में आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये पहले यहाँ पर पॉजिटिव था, अब ये बन गया नेगेटिव, और पहले ये नेगेटिव था, नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, तो ये पूरा वायर नेगेटिव हो गया, ठीक है। और अब ये H प्लस आयन जुड़ कर इसको बना देगा पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गया, तो EMF बैक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। तो दिस इज कॉल्ड बैक EMF। अभी समझ गए? यस सर। ठीक है, तो यही चीज़ पहली लाइन में लिखी हुई है, देखिएगा, हियर अ बैक EMF इज सेट अप ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड। ठीक है, तो बैक EMF यहाँ प्रोड्यूस होने लगती है। सेकंड पॉइंट है, नो करंट फ्लोज थ्रू द वोल्टामीटर अंटिल द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड्स द बैक EMF 1.67 वोल्ट फॉर वाटर वोल्टामीटर। वाटर वोल्टामीटर में होता है ये 1.67 वोल्ट। तो तब तक कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा जब तक इसकी बाहर वाली जो बैटरी है इसकी वोल्टेज बैक EMF से ज़्यादा नहीं हो जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में आपस में फाइट होती रहेगी, ये कहेगा मैं तो इधर से करंट फ्लो करवाऊंगा, वो कहेगा नहीं मैं तो इधर से फ्लो करवाऊंगा। तो तब तक जैसे ही इसकी वोल्टेज, अब हम धीरे धीरे यहाँ वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब ऐसे 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 हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो होगा क्या कि जब तक इसकी वोल्टेज इस बैक EMF से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक वो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उसमें ये वाली वोल्टेज बैक EMF से ज़्यादा हो जाए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वो थोड़ा सा टाइम मतलब ये वाला शुरुआत में भाई, तो इसका मतलब ग्राफ आपका ओरिजिन से ना शुरू होगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया, वो थोड़ा बाद में शुरू होगा। ठीक है, वो जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा बाद में शुरू होगी। तो जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भले ही हो लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होता, तो उसको भी मैं बोलूँगा कि वो ओमिक रिलेशनशिप नहीं है, नॉन ओमिक रिलेशनशिप। ठीक है, सो VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज शोन। समझ गए? सर इसकी अगर वोल्टेज सर हाँ जी, जो बोलो। बैक EMF है जब वो आएगा तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा और उसको नेगेटिव कर देगा। यस, तो सर वो एक दूसरे को कैंसिल कैसे करेंगे? मतलब पहले मैं वाला तो बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनो। अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड कराई थी 1 वोल्ट की या 0.5 वोल्ट की। वाटर वोल्टामीटर की एक फिक्स्ड बैक EMF होती है 1.67 वोल्ट, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। 1.67 वोल्ट, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो 1.67 वोल्ट है इसको बोल दिया गया बेटा V0। तो मैं 0.5 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, वो काम ही नहीं कर रहा कुछ, क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग वोल्टेज 1.67 वोल्ट है वाटर वोल्टामीटर की। मैंने और बढ़ाया तब भी कोई फर्क नहीं, करता रहा। जैसे ही 1.67 वोल्ट से एक्सीड करेगी ये वोल्टेज, तो ये बैक EMF को बोलेगी कि बेटा अब मैं तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अब तू चुप बैठ जा, अब जिस तरह से मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ वैसे ही करंट फ्लो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो होगा क्या कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर V0 यानी कि 1.67 वोल्ट। तो जैसे ही हमारे हाथ में है, हम बैटरी का धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़कर 1.67 वोल्ट को क्रॉस करेगी तुरंत ये ओमिक रिलेशनशिप फॉलो करना शुरू करेगी। शायद समझ में आ गया होगा अभी? यस सर। ठीक है, बस ये कहानी है इसकी वाटर वोल्टामीटर की। अगला देखिएगा, थर्ड है PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड को डिटेल में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना अभी बता रहा हूँ मैं।
पीएन जंक्शन डायोड। हाँ जी, पीएन जंक्शन डायोड में इट कंसिस्ट ऑफ अ जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं ऐसे सेमीकंडक्टर जनरली सिलिकॉन होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट को ऐड करते हैं जिसकी वैलेंसी 3 हो, ट्राईवैलेंट। हाँ, जो पी के ग्रुप में आते हैं, जो पी के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो एन टाइप, अरे वो उसकी बात कर रहे हो ना तुम, ये आपका पीरियोडिक टेबल हाँ की। periodic table से पी ड्रॉप एसपीडी। हाँ अब इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर, ऐसा सिलिकॉन जिस सिलिकॉन के अंदर हमने एन टाइप इम्प्योरिटी, एन टाइप होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 5 हो, ठीक है, तो उसको ऐड कर दिया जाए, तो वो हमारा कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी के लिए इतना ही समझिए, ठीक है, और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका जो ग्राफ है वो देखिएगा कैसे बनता है। ये वोल्टेज हो गया पॉजिटिव बी, ये नेगेटिव बी, ये पॉजिटिव आई और ये नेगेटिव आई, ठीक है। तो इस तरफ तो ये इस तरह से जा रहा है ग्राफ, और इस तरफ ये ऐसे जाता है ग्राफ। सर पेपर में नहीं ग्राफ की कुछ सिचुएशन थोड़ी रहेगी, वो डायरेक्टली तो पूछ सकते हैं। सर मतलब क्या सर मतलब इन ग्राफ में कोई सिचुएशन, कोई वेरिएशन हो जिनसे ग्राफ कुछ चेंज हो? ना कुछ नहीं, ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, ऐसे ही रहने हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये ग्राफ्स लर्न करने हैं आपको, ठीक है। ये ग्राफ्स आपको, हाँ ये लर्न करने हैं। पीएन जंक्शन डायोड आएगा, यही ग्राफ बनाएंगे। इस चैप्टर में भी 14th चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, वहाँ पर भी यही ग्राफ आएगा, देख लेंगे। तो आप ये देखना कि ये चीज़ क्यों बताई जा रही है, ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि मान लो यहाँ पर 3 वोल्ट था, तो 3 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली जरा करंट देखना कितना ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पर ये है -3 वोल्ट, तो -3 वोल्ट के लिए करंट देखना कितना कम आ रहा है, इतना सा, मतलब नेगेटिव में इतना कम और पॉजिटिव में इतना ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जरा आप नॉन ओमिक कंडक्टर, पेज नंबर 34, नॉन ओमिक कंडक्टर में ये देखिएगा थर्ड पॉइंट, वी आई रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी। अगर फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी, कि जो वी आई रिलेशनशिप है वो वी के साइन पर डिपेंड कर रहा है कि अगर पॉजिटिव है वोल्टेज तो बड़ी तेजी से करंट बढ़ रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव करता चला जाऊँ वोल्टेज को तो देखो करंट कैसे मर के बढ़ रहा है, धीरे धीरे धीरे, उतना का उतना ही है। हाँ, इसको करने के बाद में फिर अचानक से पता नहीं इसके अंदर क्या आ गया, इसने बॉर्नवीटा खा लिया, क्या हो गया, इसको ताकत आ गई इसके अंदर, फिर इतनी तेज़ी से इसका करंट उस तरफ चला गया, ठीक है। तो ये अजीब बिहेवियर है, ये लीनियर बिहेवियर नहीं है। तो अगेन जब बिहेवियर लीनियर नहीं है, अजीब बिहेवियर है, अगेन नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आ गया। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ एक डिवाइस होती है बेटा थायरिस्टर। इट कंसिस्ट ऑफ 4 ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। 4 ऑल्टरनेट लेयर्स का मतलब क्या है कि एक बार पी टाइप लगा दिया, फिर एन टाइप लगा दिया, फिर पी टाइप, फिर एन टाइप, मतलब ऑल्टरनेटली जैसे सैंडविच बनता जाए, एक ब्रेड लगाओ, फिर बटर लगाओ, फिर ब्रेड लगाओ, फिर बटर लगाओ, फिर ब्रेड बटर, ऐसे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर एन टाइप, फिर पी टाइप, फिर एन टाइप, फिर एन टाइप, फिर पी टाइप, फिर एन टाइप, ऑल्टरनेटली लगाते जाएंगे 4 लेयर, और फिर उनको चिपका दिया जाता है, फैब्रिकेट कर दिया जाता है, ग्लू से फैब्रिकेट कर दिया जाता है। तो दैट डिवाइस बिकम्स अ थायरिस्टर। और थायरिस्टर का रिलेशनशिप आप देख ही रहोगे कितना अजीब होता है, मतलब कुछ यूनिकनेस है ही नहीं, कुछ भी बन रहा है टेढ़ा मेढ़ा। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर पेज नंबर 36 पर है बेटा इस टाइम हम, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि करंट ऐसे है, आई माइनस आई, वी माइनस वी हो गया, और इस तरीके का रिलेशनशिप। तो ये इसी तरीके का ग्राफ है। अब इसमें ये मत सोचना कि कुछ और तरीके का बन जाएगा, तो ऐसे ही बनेगा अजीब सा ग्राफ। तो इसका ग्राफ आपको थायरिस्टर का ऐसे याद रखना है। तो ये चौथा रीज़न हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर का, कि भाई यहाँ पर आपका जो है तो वो कुछ भी यूनिक नहीं आ रहा है, वी की वैल्यू कुछ भी आ रही है। देखो कैसे, मैं ये कहूँगा यहाँ पर 3 मान लो 2 वोल्ट है यहाँ पर,
तो 2 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे को 2 अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। एक तो मिल रहा है 1 एम्पियर और एक मान लीजिए 4 एम्पियर। मैं किसको लेकर चलूँ? मैं 2 एम्पियर, मैं 1 एम्पियर मानूँ या 4 एम्पियर मानूँ? तो हम ये कहेंगे जब यहाँ यूनिक वैल्यू मिली नहीं रही है तो अगेन कंडक्टर तो है, कंडक्ट कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो कंडक्टर तो है लेकिन नॉन ओमिक है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, फिफ्थ है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, इसको गैस भी बोल देते हैं। एक एलिमेंट गैलियम है, दूसरा एलिमेंट आर्सेनाइड है, इन दोनों को कंबाइन करके गैलियम आर्सेनाइड बनता है, इसको गैस भी बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे। तो फिगर अलॉन्ग साइड शोज द VI ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर ऑफ गैस यानी कि गैलियम आर्सेनाइड। इट एग्जिबिट्स नॉन लीनियर बिहेवियर। मोरोवर आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज द करंट डिक्रीजेज एज द वोल्टेज इंक्रीजेज। वोल्टेज के इंक्रीज करने के भाई साहब अलग ही है कुछ। वोल्टेज के इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज हो अजीब तरीके से या थोड़ा धीरे धीरे तो समझ में आता है। चलो भाई, यहाँ उल्टा हो रही है कहानी। एक सर्टेन वैल्यू के बाद वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो करंट जो है भाई साहब गिरने लगती है, कम होने लगती है। ठीक, तो इन्होंने तो ओम्स लॉ की बिल्कुल धज्जियाँ ही उड़ा दी, हद ही मचा दी इन्होंने तो देखिएगा कि यहाँ पर ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा बेहद आसानी से। मैं ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, ऐसे है, इधर तो करंट है और इधर वोल्टेज है। वोल्टेज वोल्टेज हो गया और करंट हो गया। इसका ग्राफ देखना जरा, ऐसे उठेगा और फिर ऐसे गिरेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ये बोला ये जो इतना पोर्शन है इसमें लगभग एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। तो इतने को मैंने कह दिया कि चलिए ये लीनियर रीजन है, लेकिन ये जो है ये बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है तो इसको नॉन लीनियर बोलेंगे। कर्व पोर्शन है तो लाइन नहीं है, ये नॉन लीनियर है, तो इसलिए इसको नॉन लीनियर रीजन बोला है। ठीक है, और ये जो आगे वाला रीजन है इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। इसको नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन क्यों बोला? क्योंकि भाई इस रीजन के बाद में जब मैं वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ तो हमारी करंट गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही अलग हो गया। तो देखिएगा, इट एग्जिबिट्स नॉन लीनियर बिहेवियर। मोरोवर आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज द करंट डिक्रीजेस एज द वोल्टेज इंक्रीजेस। दैट इज, इफ डेल्टा V is positive then delta I is negative and hence effective resistance is negative. डेल्टा V का मतलब क्या है? चेंज इन वोल्टेज। मतलब मान लो इस जगह पर वोल्टेज, ऐसे सोचिए आप, जब हम छोटे से एक रीजन की बात करते हैं, इतने से छोटे से रीजन की अगर मैं बात करूँ, मान लो ये ले लूँ, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 6 वोल्ट था और ये हो गया 7 वोल्ट, और यहाँ पर हमारा करंट कितना था? इस 6 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा करंट कितना था? मान लीजिए 10 मिली एम्पियर। तो 7 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली कितना हो गया? 7 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली ये मिल रहा है आपको 3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो चेंज इन वोल्टेज क्या हुआ, यानी कि डेल्टा V क्या हुआ? फाइनल वोल्टेज 7 वोल्ट और इनिशियल वोल्टेज 6 वोल्ट, तो 7 माइनस 6 मतलब 1 वोल्ट। चेंज इन करंट कितना हुआ? डेल्टा I। तो डेल्टा I आप ये देखेंगे, फाइनल वैल्यू 3 मिली एम्पियर। क्यों? 7 वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग वाली देखिए 3 और इनिशियल 10, तो ये कितना हो गया? माइनस का 7 मिली एम्पियर, ये चेंज हो गया। तो अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो रेजिस्टेंस इज V अपॉन I, और स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन माइनस 7, 1 अपॉन माइनस 7 यानी कि नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस। इस वजह से हमने क्या करा, ये गैलियम आर्सेनाइड ही एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में हमको नेगेटिव रेजिस्टेंस देना शुरू कर देती है। बस इतना, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा, गैलियम आर्सेनाइड में मैंने बहुत छोटे छोटे ये 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं।
तो गैलियम आर्सेनाइड आपसे पूछा जाएगा, तो टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो डिटेल में आपकी कहानी पढ़े। ये 4 पॉइंट्स लिख देना, बाजू में ग्राफ बना देना, सफिशिएंट। सर उससे क्या होता है जब वो नेगेटिव रेजिस्टेंस देती है? बस ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि गैलियम आर्सेनाइड केवल एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हमें रेसिस्टेंस नेगेटिव मिलता है, नहीं तो और कहीं रेसिस्टेंस नेगेटिव नहीं मिलता। ठीक है ना, इस वजह से ये एक अलग तरीके की डिवाइस है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ये अलग हटकर चलते हैं, नास्तिक है ये। ओम्स लॉ मतलब ओम मतलब भगवान। मैं पहले ऐसे सोचता था जब मैं छोटा था, बल्कि मैंने अपने टीचर से पूछ लिया था। मैं ICSE से मैंने 10th किया, तो मैंने 8th क्लास में हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई गई थी, शायद 7th में या 8th में था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी रेसिस्टेंस की यूनिट ना ओम होती है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा अच्छा ये इंग्लिश में सर ओम को ऐसे लिखा जाता होगा, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है ना, ये वही वाला ओम है ना? तो कहने लगे कि अब तू ऐसा ही समझ ले। उन्होंने कहा तू ऐसा ही समझ ले। मैंने कहा सर बता दो। तो फिर उन्होंने बताया कि ये ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, तो कहते सिमिलर साउंडिंग है लेकिन वो ओम अलग है, वो ओम अलग है। तो मैं वैसे ही सोच रहा था। चलिए अगला देखेंगे बेटा, पेज नंबर 37 पर, कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ज़बरदस्त कंडक्शन, जरा सा भी आपने जितना करंट प्रोवाइड कराया उतना ही फ्लो करवा दिया, कुछ रोका ही नहीं। ठीक है, तो ये जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना, मतलब सुपर वाली जो चीज़ें होती हैं, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती नहीं है, ये आइडियल कंडीशंस में होती है, ये लैब में बनाई जा सकती है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती। सुनिए जरा, द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड अलॉयज when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity. Complete loss of resistivity, आपने उनको इतना ठंडा कर दिया, जैसे टेम्परेचर के बारे में बताया गया ना, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होता जाएगा, उसको इतना कम करना है, इतना कम कि रेसिस्टेंस आपका ज़ीरो हो जाए, तो वहाँ तक ले जाना है। क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। सर वो जो मेटल्स होते हैं उनमें रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। हाँ। पर जो वो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना? देखिए, जब हमने बात करी थी ना इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की जब हमने बात करी थी, तो हमने ये बोला था कि वहाँ पर NT is equal to m naught into e की पावर माइनस Eg अपॉन kBT, ये करा था। तो इसमें ना बेटा ये नहीं बोला जा सकता कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो e की पावर में चेंज होता है, समझ गए? और वो भी नंबर ऑफ जो हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हमने ये देखा था कि ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं NT, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेसिस्टिविटी के, तो मैंने इसको बोल दिया था 1/ρT इज इक्वल टू 1/ρ0, और फिर ये e की पावर माइनस Eg था ना, इसको नीचे ले आके बेटा ऐसे कर दिया था, e की पावर Eg अपॉन kBT, ये कर दिया था। तो पता है क्या, अगर रिलेशन में मतलब फिर ये क्या बन गया हमारे पास, फिर ये बन गया था, कल करा था हमने शायद, ρT इज इक्वल टू ρ0 इंटू e की पावर Eg अपॉन kBT। अगर मान लीजिए इस रिलेशन में ना T नॉर्मली मल्टीप्लाई हो रहा होता तब तो मैं बोल देता कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, लेकिन वो E की पावर में लिखा हुआ है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता। समझ गए मेरी बात? ओके सर। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कंडक्शन करने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब अजीब तरह से बिहेव करते हैं। वो अजीब तरह से बिहेव करना वैसे ह्यूमैनिटी के लिए, हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। जब चाहिए कंडक्टर बना लो, जब चाहिए इंसुलेटर बना लो। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब देखिएगा, सुपर कंडक्टिविटी में हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी मेटल का या किसी भी अलॉय का हमने इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया कि उसकी रेसिस्टिविटी खत्म ही हो गई, तो इसका मतलब वो तो सुपर कंडक्टर है, तो सब कुछ कंडक्ट कर देगा। The temperature at which a substance undergoes a transition from normal conductor to superconductor
इन अ जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, इंटरेस्टिंग है, कल करवाते हैं। और हाँ जी बोलिए, फील मतलब दोबारा बोलो। हाँ, जीरो मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया चीज़। आपने हमेशा सुना होगा कि मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। अगर कहीं पर भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये कंडीशन है कि मतलब आपने इतना टेम्परेचर डाउन कर दिया लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सुपर कंडक्टर की एक कंडीशन है कि उसका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, जहाँ पर रेसिस्टिविटी उसकी ज़ीरो हो जाए, और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी। समझ गए? यस सर। और जो ये कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी है और मीजनर इफेक्ट, ये भी थ्योरेटिकली है, उनको मैं कल बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। तो ये कल करवाते हैं मेन क्लास में आपकी, तो शाम को होगी। और फिर रेसिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल, उसके न्यूमेरिकल्स कल करते हैं, ठीक है। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।